अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर हमारा एंड हो गया है और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर क्लास 10 की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन तक रहेगी। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालते हैं भाई नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। सही है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात जो इसके बारे में है वो ये है कि भाई इसको डिस्कवर किया था हमारे पास डेनियल रदरफोर्ड। डेनियल रदरफोर्ड जो कि एक बोटेनिस्ट था। बोटेनिस्ट वो होते हैं जो कि पौधों पर काम करते हैं, वो हमारे पास बोटेनिस्ट कहलाते हैं। तो डेनियल रदरफोर्ड एक बोटेनिस्ट था जिसने 1772 में नाइट्रोजन को डिस्कवर किया था। तो यहाँ हम लिख देते हैं नाइट्रोजन वॉज डिस्कवर्ड by Daniel Rutherford in 1772 1772 में इसने नाइट्रोजन को डिस्कवर किया था। सही है। अच्छा भाई, दूसरी बात इसके बारे में ये है कि भाई नाइट्रोजन जो हमारे पास है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू 5A ग्रुप। सही है। 5A ग्रुप से क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। सही है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको मैं EC करके लिख देता हूं, आप फुल फॉर्म लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो हम देखेंगे कि भाई K शेल में 2 आ गए और L शेल में कितने आ गए? 5। सही है। तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। इसीलिए ये 5A ग्रुप से बिलोंग करता है। सही है। अच्छा भाई, अगली बात जो इसके बारे में है वो कुछ यूं है कि भाई अल्लाह आपका भला करे। अच्छा भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3 पॉइंट्स हो गए। इसकी आखिरी चौथी बात जो इसके बारे में ये है कि भाई कार्बन की तरह, जैसे कार्बन है हमारे बिल्डिंग बिल्डिंग कह रहा हूँ, हमारे बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, सही है, जो हमारे बॉडी को बनाने में जिन एलिमेंट का किरदार है उसमें कार्बन भी सबसे अहम है। इस जिस तरह कार्बन अहम है उसी तरीके से आपके पास नाइट्रोजन भी अहम है। लाइक कार्बन, नाइट्रोजन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, क्योंकि हमारे पास जो हमारी प्रोटीन होती है उसमें नाइट्रोजन ही मौजूद होता है। लाइक कार्बन, नाइट्रोजन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स। सही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो नाइट्रोजन भी है। जिस तरीके से हमारे पास अल्लाह आपका भला करे कार्बन है, उस तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन भी आपका लिविंग बिल्डिंग ब्लॉक है, लिविंग थिंग्स का। अब इसकी ऑकरेंस के बारे में जरा बातें कर लेते हैं। सही है। ऑकरेंस के बारे में इसकी ये बात है कि भाई इट इज द 10th मोस्ट abundant एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। सही, ये जुमला समझाने की जरूरत तो है नहीं। क्या है भाई जुमले में कि भाई 10वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट में है वो कौन है भाई? नाइट्रोजन। सही है। जैसे कि हमारे पास पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे हमने देखा सिलिकॉन है, कार्बन हमारे पास 16वें नंबर पे था और ये हमारे पास 10वें नंबर पे। अच्छा भाई, फिर हम ऑकरेंस में एक फ्री स्टेट की बात करते हैं, एक कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं। तो भाई जो फ्री स्टेट है इसकी, इन फ्री स्टेट जो है नाइट्रोजन की, वो कुछ इस तरीके से है कि भाई हवा में, आपको पता होगा कि हवा में 78% तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है। हमारी जो एटमॉस्फेयर की हवा है, एयर है, उसमें हमारे पास 78%
नाइट्रोजन होता है। सही है, यही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे कि भाई इन फ्री स्टेट नाइट्रोजन जो है इट ऑकर्स एज N2 गैस। नाइट्रोजन गैस किस तरीके से पाई जाती है? N2 की शक्ल में। सही है, और इन एयर, अच्छा अब इसकी मिकदार भी लिखी हुई है कि भाई अप टू 78% बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय मास ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। भाई अर्थ में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका अगर वॉल्यूम में देखा जाए, इस एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम में देखा जाए तो इस वॉल्यूम का 78% आपके पास नाइट्रोजन ने घेरा हुआ है, और इसी एटमॉस्फेयर का अगर मास देखा जाए तो इसका मास जो है वो 75% आपका नाइट्रोजन ने घेरा हुआ है। सही है, तो ये तो हो गई फ्री स्टेट पे बात हो गई। अब आ जाओ भाई जरा कंबाइंड स्टेट पे। इन कंबाइंड स्टेट in combined state it occurs as nitrates। सही है, नाइट्रेट्स पाए जाते हैं किस किस के साथ? अल्लाह आपका भला करे, कैल्शियम के साथ, सोडियम के साथ एंड पोटेशियम के साथ। सही है, कंबाइंड स्टेट में आपके पास जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो किस शक्ल में पाई जाती है कि भाई इसके नाइट्रेट्स पाए जाते हैं हमारे पास किस किस के साथ? कैल्शियम के साथ, पोटेशियम के साथ और सोडियम के साथ। सही है, सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम के साथ। और इसके साथ साथ इसकी कंबाइंड स्टेट में एक और भी फॉर्म है, एज वेल एज, हम यहाँ लिख लेते हैं, एज वेल एज अमोनियम के सॉल्ट भी पाए जाते हैं। अमोनियम के सॉल्ट भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास है NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट, ये एक अमोनियम का सॉल्ट है। सही है, तो कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन हमारे पास किस किस शक्ल में पाया जाता है कि भाई कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम के नाइट्रेट की शक्ल में और अमोनियम के सॉल्ट की शक्ल में। सही है, अच्छा कंबाइंड स्टेट में ये एक और जगह में भी पाया जाता है हमारे पास। इन कंबाइंड स्टेट ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, जैसे कि विटामिन बी हो गया, प्रोटीन हो गया और हमारे पास जो है यूरिया। सही है, इन कंबाइंड स्टेट ये भी लिख लेते हैं, इट ऑकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिटेल हमारे पास आगे चैप्टर में है, लेकिन इसका सिर्फ इतना ही समझ लो कि जो वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, जो लिविंग थिंग में पाए जाए, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है अभी तक के लिए। सही है, लेकिन इसकी मजीद डिटेल डिस्कशन हम आगे इसी के चैप्टर में करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें आता है हमारे पास सच एज प्रोटीन हो गया, प्रोटीन में हमारे पास नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया में पाया जाता है, हमारे पास विटामिन बी में पाया जाता है। सही है, तो ये थी हमारे पास ऑकरेंस में। सही है, ऑकरेंस में क्या क्या है? एक तो 10वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाता है? हवा में, और हवा का जो 78% है वॉल्यूम इसने घेरा हुआ है और मास इसने 75% घेरा हुआ है। सही है, और अल्लाह आपका भला करे, कंबाइंड स्टेट में दो शक्लों में पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम के साथ इसके नाइट्रेट्स पाए जाते हैं नाइट्रोजन के। और अल्लाह आपका भला करे, अमोनियम के सॉल्ट में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। सही है, जैसे कि NH4 2SO4। सही है, अमोनियम सल्फेट। इसी तरीके से नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पाया जाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, यूरिया हो गया, हमारे पास विटामिन बी हो गया, इसमें भी हमारे पास नाइट्रोजन पाया जाता है। सही है, अच्छा भाई ये तो हो गई हमारे पास इंट्रोडक्शन और इसकी ऑकरेंस। अब जरा इसकी प्रिपरेशन पे बात कर लेते हैं। सही है, तो प्रिपरेशन यानी नाइट्रोजन गैस को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? पहले तो हम देखते हैं कि भाई हवा में से कैसे हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम एयर। सही है, क्योंकि एयर में हमारे पास बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। सही है, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है,
ऑक्सीजन भी है, हमारे पास आर्गन भी है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, सही, हवा में। तो उस हवा में से इसको कैसे निकाला जा सकता है? तो हवा में से जब हम नाइट्रोजन गैस को निकालते हैं तो हम नाइट्रोजन एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया लिक्विड की जाती है, तो इसीलिए हम पहले एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होती है हम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए करते हैं, सही है। अच्छा भाई, तो फ्रॉम नाइट्रोजन, हम लिख लेते हैं कि भाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय fractional distillation of air, सही है। अब जरा हम यहाँ देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरीके से की जाती है, तो हम जरा यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे पहले इसकी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हेडिंग डाल लेते हैं, सही है। डायग्राम बना देंगे इसकी। एक तो हमारे पास यहाँ पे होता है कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद यहाँ पे हमारे पास लगता है इसका रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे हवा को ठंडा किया जाएगा, सही है, रेफ्रिजरेशन यूनिट कहा जाता है इसको। उसके बाद हमारे पास एक एक्सपेंशन का नोजल लगा होता है, सही है, यहाँ पे हवा को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सही है। तो ये हमारे पास कंप्रेसर, अच्छा, यहां से हवा अंदर आती है तो फीड एयर, फीड एयर का मतलब हवा का अंदर जाना, सही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर में लिक्विड एयर जमा हो जाता है, सही है। फिर इस लिक्विड एयर को फिल्टर करा दिया जाता है, सही है। इस फिल्टर करने के बाद इसको एक कॉलम में भेजा जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, सही है। अच्छा भाई, इसको जरा जूम कर देते हैं। अच्छा, बारी बारी इन सब चीजों को समझते हैं। मैं जरा पहले यहाँ इनके नाम लिख ले लेता हूँ। रेफ्रिजरेशन यूनिट, इस प्रोसेस को समझते भी हैं और इसके बारे में भी लिखेंगे भी। ये हमारे पास एक्सपेंशन का नोजल है, ये हमारे पास यहाँ आके लिक्विड एयर जमा हो जाती है, यहाँ पे फिर इसको फिल्टर किया जाता है, ये हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहलाता है। मैं जरा इस डायग्राम को पूरा कर लूं फिर इसको समझते हैं। यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन गैस निकलता है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -996 डिग्री सी। यहाँ से हमारे पास आर्गन गैस निकलता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -185.7 डिग्री सी। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन बैठ जाता है, इसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सी। अच्छा भाई, डायग्राम हमारी पूरी हो गई, अब जरा इसको समझते हैं, सही है। तो इंट्रोडक्शन और ये अकरेंस को लिख लो ताकि मैं इसको मिटा दूं। यहाँ पे अभी हमने इसकी प्रिपरेशन के बारे में लिखना है। अच्छा, तो भाई पहले जो है हमारे पास जो हवा है, क्लीन एयर, साफ हवा,
उसको यहाँ कंप्रेसर में लाया जाता है, जिसके मदद से इस हवा को कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करने के बाद उसको रेफ्रिजरेशन यूनिट में भेजा जाता है ताकि वो हवा क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। सही है। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई क्लीन एयर को हमने क्या किया, इज कंप्रेस्ड एंड इज कूल्ड बाय रेफ्रिजरेशन। सही। रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेशन के यूनिट में हमने इसको कूल किया और कंप्रेसर वाले कॉलम में हमने इसको कंप्रेस कर दिया। सही है। फिर हम इसको भेजते हैं इस एयर को यहां से इस एक्सपेंशन नोजल में, जहां पे हमारा गैस जो है वो एक्सपेंड होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। तो बाय एक्सपेंडिंग द एयर, जो हमारे पास हवा है, एयर से निकाले ना हम नाइट्रोजन को, तो बाय एक्सपेंडिंग द एयर फर्दर कूल्स। सही है। एक्सपेंशन से इसकी क्या होता है, एयर और ठंडा हो जाता है। एयर फर्दर कूल्स एंड लिक्विफाई। सही है। हवा मजीद ठंडी हो जाती है और लिक्विफाई हो जाती है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड एयर यहाँ पे आके हमारे पास इस कंटेनर में आ जाता है। फिर इस लिक्विड एयर को भेजा जाता है अगले टावर में, जहां पे इसको फिल्टर किया जाता है। हम यहाँ लिख लेंगे कि भाई द लिक्विड एयर इज फिल्टर्ड। अच्छा, फिल्टर करने में क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनको हटाते हैं। सही। किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसी को सेपरेट करते हैं। अब जब इस एयर को ठंडा किया गया है तो कुछ जो इसके अंदर जो गैस है, जैसे कि ये खुद लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो कुछ जो पार्टिकल होंगे वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो गए होंगे। सही है। जैसे कि हम पानी जो हमारे पास होता है, पानी 100 डिग्री सी पे गैस में बदलना शुरू हो जाता है, उससे कम वो लिक्विड में होता है। जब उसको 0 पे लाते हैं तो वो सॉलिड में बदल जाता है, यानी बर्फ की शक्ल सॉलिड है। यानी जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना वो स्टेट चेंज करेगा। सही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एयर हमारे पास बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, तो उसमें कुछ गैसेस ऐसी होंगी कि जिसके अगर हमारे पास एयर जो वो लिक्विड में बदल गया है, तो कुछ गैसेस ऐसी होंगी कि जिनका टेम्परेचर इतना लो हो गया होगा कि वो सॉलिड पार्टिकल में बदल गए होंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास सॉलिड पार्टिकल में बदल जाता है जब हम इस एयर को लिक्विड बनाने में लगे होते हैं। सही। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। द लिक्विड एयर इज फिल्टर्ड एंड filtered to remove CO2 solid। सही है। और उसके बाद फिर इसकी डिस्टिलेशन की जाती है, एंड देन डिस्टिल्ड। सही है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इसकी फिर डिस्टिलेशन की जाती है। डिस्टिलेशन क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट के एतबार से सबको अलग अलग करना। सही है। अब इस पहले मैं आपको ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का समझा देता हूं, इसमें होता क्या है। हमारे पास पानी कह रहा हूं, हवा जो एयर है वो हमारे पास बिल्कुल ठंडी हो गई है। क्या हो गई है, ठंडी हो गई है, और ठंडी होने की वजह से उसने लिक्विड शक्ल इख्तियार कर ली है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिस पे लिक्विड गैस की शक्ल इख्तियार करे। बात समझ आ रही है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन है कि भाई लिक्विड जो एयर है, लिक्विड एयर वो इतनी ठंडी है कि सारा लिक्विड में, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आता है तो हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उसको थोड़ा गर्म करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो बिल्कुल लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर कब बना है, जब हमने उसको बहुत ठंडा किया है। तो ठंडा से जब गर्म पे आता है तो अपनी स्टेट चेंज करता है। स्टेट किस तरफ, देखो भाई, जब ठंडे से गर्म की तरफ जाता है तो सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस, लेकिन जब गर्म से ठंडे की तरफ आता है तो गैस, लिक्विड, फिर सॉलिड। सही है। अब हम किस तरफ जा रहे हैं, ठंडे से गर्म की तरफ जा रहे हैं। सही है। तो हमारे पास जो ये एयर है ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है,
अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पे हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे को ये अलग अलग गैस के बॉइलिंग पॉइंट पता है, इसके एतबार से हम नाइट्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है -196 डिग्री सी। अगर हम इसको लिक्विड एयर को टेम्परेचर जो है, मतलब ये लिक्विड है तो यानी इसका टेम्परेचर -196 से भी ऊपर गया हुआ है, यानी कहीं 200-250 पे गया हुआ है, सही है, तभी तो ये लिक्विड है। अगर -196 होता तो नाइट्रोजन तो इसमें रहता ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की शक्ल में निकल के आ चुका होता। यही हम इसके साथ यहाँ करने वाले होते हैं कि भाई हम इस लिक्विड एयर का टेम्परेचर इतना कम कर देते हैं कि -196 डिग्री सी पे ले आते हैं। अब -196 डिग्री सी पे नाइट्रोजन तो लिक्विड में रहेगा नहीं, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब ये गैस में कन्वर्ट होगा तो ये जो पानी वाला जो है, जो लिक्विड होगा वो नीचे रह जाएगा और नाइट्रोजन गैस की शक्ल में बाहर आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से फिर आर्गन गैस का अगर हम देखें तो -185.7, तो हम इसको और मजीद टेम्परेचर नीचे लेके आते हैं इस पॉइंट पे, तो हमारे पास क्या होता है, आर्गन गैस भी लिक्विड से गैस की शक्ल में आ जाता है। आर्गन जो है हमारे पास अभी लिक्विड में है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर यहां तक लाया जाए तो ये हमारे पास क्या होता है कि भाई लिक्विड से गैस की शक्ल में आ जाता है और ये इसको भी बाहर कर दिया जाता है और लिक्विड नीचे बैठ जाता है। जो नीचे लिक्विड बैठा होता है वो हमारे पास सारा का सारा क्या होता है, लिक्विड में ऑक्सीजन होता है, सही है। अच्छा तो भाई अब ये जो आपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की कहानी आपको यकीनन समझ आ गई होगी। अब इसी को हम जरा यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जो नाइट्रोजन गैस है with BP boiling point -196 डिग्री सी डिस्टिल ओवर, सही है, ऊपर निकल जाता है, ऊपर ही डिस्टिल हो जाता है, सही है, अलग हो जाता है। आर्गन गैस with BP -185.7 degree C removes at the middle of column। जो हमारे पास एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसके मिडल से इस आर्गन गैस को निकाल लिया जाता है और जो हमारे पास ऑक्सीजन है with BP -183 डिग्री सी collects at bottom, नीचे कलेक्ट किया जाता है ऑफ कॉलम इन लिक्विड फॉर्म, सही है। यह सारी बातें थी हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हवाले से। अब जरा आते हम अपना लेबोरेटरी मेथड पे, सही है, कि लेबोरेटरी में नाइट्रोजन गैस को कैसे बनाया जाता है। लेबोरेटरी में हमारे पास नाइट्रोजन गैस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है अमोनियम नाइट्राइट, सही है, NH4NO2, सही। बनाया कैसे जाता है, पहले अमोनियम नाइट्राइट को बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ NH4NO2, सही है। इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है कि भाई NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को NaNO2 के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो NH4Cl NH4 इसका NO2 ले लेता है और Na को ये अपना Cl दे देता है जो कि बना लेता है सोडियम क्लोराइड। इस NH4NO2 से हम अपना नाइट्रोजन बनाते हैं, किस तरीके से, NH4NO2 को हीट किया जाता है तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है नाइट्रोजन गैस, N और N मिलके नाइट्रोजन गैस और ये O और H मिलके वाटर बना लेते हैं, H2O, दो वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं रिएक्शन बैलेंस से, सही है। ये हमारे पास थी इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब जो आखिरी के दो इसके हेडिंग्स रह गए
वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। सही है, तो चलिए भाई उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको साथ साथ उतारते भी जाएं। सही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो ये है कि भाई नाइट्रोजन हमारे पास नाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। सही, नाइट्रोजन गैस जो है हमारे कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। सही है, ना ही कलर है, ना ही जायका है, ना ही खुशबू या बदबू है। सही है, ऑर्डरलेस है। अच्छा भाई, दूसरी इसके बारे में जो बात है, इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। भाई पानी में ये स्लाइटली सोल्यूबल है, इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। अगली बात जो है वो है ये है कि भाई इट इज स्लाइटली लाइटर देन एयर, हवा से हल्की होती है हमारे पास नाइट्रोजन गैस। हल्की होने से मुराद ये है कि इसकी डेंसिटी हवा से कम होगी। अच्छा भाई, अगला जो है हमारे पास इट्स बीपी, बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट इज -196 डिग्री सी एंड एमपी इज -210 डिग्री सी। सही है। अच्छा भाई, अगली जो बात है इसके बारे में वो ये है कि भाई नाइट्रोजन हमारे पास N2 का मॉलिक्यूल है, तो N और N के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, तो वो हमारे पास होती है 941 किलो जूल पर मोल। ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। सही है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज, इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 941 किलो जूल पर मोल। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद आता है हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी बुक में इसकी सिर्फ 3 रिएक्शंस दिखाई गई हैं। एक इसकी रिएक्शन दिखाई गई है हाइड्रोजन के साथ, एक इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और एक इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ। सही है, तो पहली रिएक्शन देखते हैं कि भाई जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हमारे पास कहलाता है अमोनिया। यहाँ पे हमारे पास 2 अमोनिया बनते हैं, यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा। सही है, ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। इस रिएक्शन का नाम है हेबर-बोस प्रोसेस और ये पेपर में लाजमी आता है, मतलब लाजमी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, एक हिसाब से इसकी जो कंडीशन है 450 डिग्री सी तक का टेम्परेचर होना चाहिए, 200 से 250 तक एटीएम का प्रेशर होना चाहिए और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये होता है हमारे पास रिएक्शन। सही, इस रिएक्शन को मजीद डिटेल में भी हम पढ़ेंगे आगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। इसी तरीके से नाइट्रोजन की रिएक्शन दिखाई गई है ऑक्सीजन के साथ 2000 डिग्री सी के टेम्परेचर में, तो ये हमारे पास बना लेता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सही है, इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन दिखाया गया है N2 का Mg के साथ, तो यहां पर हमारे पास बना लेता है Mg3N2। सही है, Mg की वैलेंसी +2 होती है तो यहाँ आ जाता है, इसकी -3 तो यहाँ पे आ गया। सही है, -3 यहाँ पे आ गया, +2 वहां चला गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ तक थी हमारे पास नाइट्रोजन की डिस्कशन। सही है, अब अगले लेक्चर में हम इस नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को देखेंगे। सही है, फिर जब नाइट्रोजन खत्म होगा फिर ऑक्सीजन को शुरू करेंगे, फिर ऑक्सीजन के कंपाउंड वगैरह को देखेंगे। सही है, तो इसकी प्रैक्टिस तैयारी करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।